तो आज के आपके करंट अफेयर्स 5 अगस्त 2021 के सबसे पहला करंट अफेयर है स्टबल बर्निंग के बारे में। अब ये स्टबल क्या होता है? देखो, जो आपके जब भी हम फार्मिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, एक जैसे राइस हो गया, ठीक है, हम ऊपर ऊपर से जो क्रॉप्स होती है वो हमारी रिक्वायर्ड होती है, हम वो सारी की सारी हार्वेस्ट कर लेते हैं। पीछे सॉइल में जितना रिमेन रह जाता है उसका, इसे कहते हैं स्टबल। ठीक है, जो पीछे आपके जब आपके क्रॉप हार्वेस्ट कर ली गई, जो आपके पीछे रह गया, उसे हम कहेंगे स्टबल। तो प्रॉब्लम क्या आती है कि देखो, आपके ये फार्मर्स के मार्केट में बेचने के किसी काम नहीं आता। ठीक है, तो अपने आप में किसी काम का, मार्केट में डायरेक्टली इसका कोई काम नहीं है। तो अगली क्रॉप उगाने से पहले जरूरी है कि पुराना फील्ड क्लियर किया जाए। इसलिए फार्मर्स क्या करते हैं कि इन सारी चीजों को आग लगा देते हैं। आग से जल जाएगा सब कुछ, और आपके ये सारा का सारा जो फील्ड है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आपके और आपका सारा का सारा लैंड तैयार हो जाएगा अगली क्रॉप के लिए। तो यहां पे जब इसे बर्न किया जाता है, देखो खास करके जब राइस की कल्टीवेशन होती है। अब राइस आजकल जो है, राइस आपकी जो पैडी जिसे कहते हैं, वो आजकल सो की हुई है, आजकल बीजी हुई है। ठीक है, कौन से सीजन में काटी जाएगी? नवंबर के आसपास काटी जाती है। तो उसके बाद क्या होता है, देखो वो जो सीजन है, तभी हमारे नवंबर में हम तभी कहते हैं कि हमारे यहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि होता क्या है, जो आपके राइस के नीचे स्टबल रह जाता है ना, उसमें एक खास चीज है जो काला धुआं पैदा करती है। आपके इसके अंदर है सिलिकॉन। सिलिकॉन जब भी जलता है, सिलिकॉन पूरा काला धुआं पैदा करता है। तो अपने आप में एयर पोल्यूशन, एयर क्वालिटी आपकी सारी की सारी गिर जाती है। और खासकर दिल्ली के पोल्यूशन का कारण माना जाता है कि जो पाकिस्तान, फिर पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, ये सारी बेल्ट में, क्योंकि एग्रीकल्चरल बेल्ट है, यहां पे जब स्टबल बर्निंग की जाती है, दिल्ली की लोकेशन ऐसी है कि पोल्यूशन वहां जाके इकट्ठा हो जाता है। दिल्ली की एयर क्वालिटी इसलिए बहुत ही खराब हो जाती है। मतलब आम तौर पे आपके एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है ना, उसमें जब 100 से ऊपर ही एयर क्वालिटी जाती है, उसे ही बहुत खराब माना जाता है। जैसे आज एयर क्वालिटी 35 है। ठीक है, यानी कि हवा बहुत साफ है। जहां पे अभी चंडीगढ़ में तुम बैठे हो, बहुत ही साफ हवा मिल रही है तुम्हें। दिल्ली में जब ये नवंबर का टाइम आता है, 1000 से ऊपर चली जाती है। मतलब लिटरली वहां पे जाना मौत के बराबर है। ठीक है, लंग्स खराब हो ही रहे हैं उन लोगों के जो दिल्ली में रह रहे हैं। ठीक है, इस कारण, आपकी ये सारी चीजों के कारण लॉन्ग टर्म में, क्योंकि कैपिटल है इंडिया की, अब उसे साफ करके रखना जरूरी है। इस कारण आपके लॉन्ग टर्म में ये सोचा जा रहा है कि किस तरीके से आपकी स्टबल बर्निंग को कंट्रोल किया जाए। तो एक तो आपके एक बिल पास हुआ है जिसे कहते हैं एयर क्वालिटी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट फॉर नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज। तो एक आपकी कमीशन बनाई जा रही है जो आपकी दिल्ली और उसके आसपास के एरिया की एयर क्वालिटी को मैनेज करे। एक सिंगल टास्क के लिए बनाई जा रही है, जो सिर्फ दिल्ली और उसके आसपास एनसीआर का जो मतलब पूरा एरिया हो गया, उसकी एयर क्वालिटी को। तो इसमें क्या होगा, इसके बाद आपके स्टेप्स रखे जाते हैं इसमें, कि जैसे ही पोल्यूशन यहां तक पहुंचा, मतलब एक स्पेसिफिक लेवल फिक्स कर दिया जाएगा कि इस लेवल तक पहुंचा, तो आपके जैसे सबसे पहले बंद की जाती हैं जो आपके कहीं पे भी आपकी चिमनीज चल रही हैं, कुछ भी चल रहा है, वो सारी चीजें बंद कर दी जाती है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी सबसे पहले बंद होती है। देखो, हमें लगता नहीं है, जो सबसे ज्यादा डस्ट पोल्यूशन होता है वो प्रोड्यूस होता है आपकी कंस्ट्रक्शन से। जहां पे भी कंस्ट्रक्शन चल रही होगी, आसपास का सारा एरिया हमेशा देखना गंदा हुआ पड़ा होगा। और वो अगर लार्ज स्केल, तुम सिटी स्केल पे देखोगे, क्योंकि अर्बन एरियाज में कंस्ट्रक्शन भी ज्यादा हो रही है, तो पोल्यूशन अपने आप में अर्बन एरियाज में ज्यादा होता है। तो जब भी एयर क्वालिटी खराब होती है, सबसे पहले आपके इन एरियाज को ही, मतलब इन फील्ड्स को सबसे पहले बंद किया जाता है।
ठीक है, ताकि किसी भी तरीके से आपकी एयर क्वालिटी वापस इंप्रूव की जाए, उस तरीके से कोशिश की जाती है। तो ये कमीशन यही करेगी। प्लस सरकार इसके साथ साथ और चीजें सोच रही है कि किस तरीके से आपके स्टबल बर्निंग को रोका जा सके। जैसे किसानों को बहुत सालों से सरकार लगातार एक एड्स और ये सब कुछ चलाती है कि पराली या जो स्टबल है इसे मत बर्न करो, वो इसीलिए किया जाता है। तो फिर इसका किसान कहते हैं हम करें क्या। इसके अब दो तरीके हैं। एक आपकी मशीन आती है हैप्पी सीडर। ये मशीन क्या करती है, ये मशीन ये जो स्टबल है ना इसे नीचे से जड़ से उखाड़ देती है, पर ऑब्वियसली इसकी भी कॉस्ट है। अब किसान क्यों अपने, देखो किसान फाइनली बर्न क्यों करता है इन चीजों को, क्योंकि ये फाइनेंशियल बर्डन है। फार्मर यही कहता है या तो इसकी कंपनसेशन दे दो या तुम ये फ्री में प्रोवाइड करवाओ, ठीक है, ताकि ये क्लियर किया जा सके, क्योंकि कोई अपनी जेब पे खर्चा क्यों लेगा। ठीक है, कोई फील्ड क्लियर, अगर उसके पास आसान रास्ता मिल रहा है वो अपनी जेब से पैसे क्यों खर्चेगा। अल्टीमेटली इमीडिएट कंसर्न, देखो फर्क उनकी हेल्थ पे भी पड़ रहा है, उनकी फैमिली की हेल्थ पे भी पड़ रहा है, पर किसी का इमीडिएट कंसर्न कभी भी ये चीजें नहीं निकल के आती होती। ठीक है, जब भी मतलब तुम भी बाहर खाने गए हो, एक जनरल सा एग्जांपल है, कितनी बारी ये सोच के खाया है कि जो तुम खा रहे हो वो हेल्दी है या नहीं है, या ऑर्गेनिक है या नहीं है। ठीक है, अगर ऑर्गेनिक होगा भी, लेट्स सपोज किसी रेस्टोरेंट पे अवेलेबल भी है, आम फूड वो दे रहे होंगे 300 का और ऑर्गेनिक वही चीज दे रहे होंगे 500 की, तुम्हें होगा 300 वाला खा लो। इमीडिएट तो तुम्हारा भी कंसर्न नहीं आया ना हेल्थ का, तो हम एक फार्मर से भी कैसे एक्सपेक्ट कर लेंगे वो इमीडिएट उसके बारे में सोच रहा होगा। पर ये लॉन्ग टर्म में सबकी सेहत को इफेक्ट कर रहा है, हमारी ओवरऑल पूरी नॉर्थ इंडिया की एयर क्वालिटी गिर जाती है। इसीलिए और चीजें देखी जा रही हैं, जैसे आपका एक और पूसा बायो डीकम्पोजर बनाया गया। अब इसके अंदर क्या है, आपके सबसे पहले सरकार द्वारा बनाया गया बायो डीकम्पोजर जो है, ये क्या करेगा, इसमें स्टबल कलेक्ट करके ये डीकम्पोज करके उसका मैन्योर बना देता है, तो एक फर्टिलाइजर बन जाएगा। किसानों को तीसरी चीज जो सरकार कहती है कि ये जो स्टबल है इसे बर्न ना करो, इसे जो मिट्टी है ना, मिट्टी को ही ट्रैक्टर के साथ इसे बस घुमा दो, ये अल्टीमेटली आपके सॉइल का अपने आप पार्ट बन जाएगा और यही अपने आप में फर्टिलाइजर्स बन जाएगा। ठीक है, पर जब तक क्योंकि वो एग्जिस्ट करता है, उगाना मुश्किल होता है, तो इस कारण वो भी पॉसिबल वे नहीं है, मतलब आसान वे कोई भी नहीं है। सबसे आसान तरीका बर्निंग है, इसीलिए लोग सबसे ज्यादा ये प्रेफर कर रहे हैं। पर वही बात है कि सरकार को इसके लिए कंपनसेशन ये सब कुछ लॉन्ग टर्म में आपकी गवर्नमेंट्स कंपनसेशन ये सब कुछ इसलिए अनाउंस कर रही हैं ताकि फार्मर्स इसके ऊपर शिफ्ट करते जाए। ठीक है, सरकार को भी एहसास है कि कोई भी शिफ्ट नहीं करेगा जब तक तुम उन्हें फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं दोगे कि क्या मिल रहा है। ये एक तरह से कुछ डाला जाए कि जो लोग इसको यूज करेंगे इस मशीन को, उन्हें किसी दूसरी फील्ड में बेनिफिट मिलेगा। जैसे नहीं तो पहले हैप्पी सीडर खरीदे कौन, उसके भी पैसे हैं, उसके बाद हाँ जी तो उसके फ्यूल का भी खर्चा बहुत आता है ना फिर। हाँ 2.5 लाख की है। ठीक है, तो अपने आप में इतनी कॉस्टली, पहले तो मशीन खरीदने की कॉस्ट, उसके बाद वैसे मैंने तुम्हें जो अभी चीज बताई लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स बारे कोई नहीं सोचता। तुम अगर ये कहोगे कि ये करोगे तो हम तुम्हें वहां बेनिफिट देंगे, वही बेनिफिट्स तो चाहिए। तुम्हें जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तुम्हें उसी चीज के बेनिफिट्स उसी टाइम देने पड़ेंगे। तभी क्या कहते हैं आपकी जैसे सरकार पर एकड़ कंपनसेशन जैसे अनाउंस की थी, वो मिलती है नहीं मिलती उसके अलग इश्यूज हैं, पर सरकार ने अनाउंस जरूर की थी। ठीक है, वो अलग लीकेज की प्रॉब्लम है सरकार की स्कीमों में कि फंड्स पहुंचते नहीं है। अरे तो यही तो बात है आयुष्मान भारत पर, जब तुम हॉस्पिटल जा रहे हो ये तो नहीं है कि हॉस्पिटल जाके अपना खर्चा करो और बाद में हम कुछ तुम्हें दे देंगे। और आयुष्मान भारत में कौन सा उनसे इंश्योरेंस के पैसे कौन से मांगे जा रहे हैं, तुम्हारा तो लिटरली कोई खर्चा ही नहीं है जो आयुष्मान भारत में रजिस्टर किए जा रहे हैं। गरीबों के लिए है ना वो स्कीम, तो उन्हें तो कोई रजिस्टर ही नहीं कर रहा, उन्हें तो बस बेनिफिट मिल रहा है।
यहां तो तुम्हें मेहनत करनी है और सब कुछ तुम्हारा है। तो इस कारण तभी तो कह रहे हैं वहां पे सरकार कर दे, सरकार हैप्पी सीडर खरीदे, सबके फार्म में चलवा दे, किसान मना थोड़ी करेगा, पर खर्चा सरकार उठाए, वो लोग ये कहते हैं। तो मैं तुम्हें दोनों साइड की बातें बता रहा हूं कि करना इसलिए जरूरी है, नहीं करेंगे मतलब बर्निंग कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है कि अभी बर्निंग करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी ग्लोबल वार्मिंग और हमारी एयर क्वालिटी गिरती जा रही है, हमारी अपनी सेहत की चीज है, कैंसर कॉजिंग होता है ये सिलिकॉन जब हमारे लंग्स में जाता है। तो खासकर अगर कई बार, क्योंकि फैमिलीज अपना घर ही उन फार्म्स में डालती हैं, उनके बच्चों के और उनके अपनी खुद की लंग्स में यही पोल्यूशन जा रहा है, सबसे ज्यादा तो उन्हें इफेक्ट कर रहा है, उन्हें कैंसर हो सकता है इसी के उससे। तो ये इस चीज के लिए बुरी है, ठीक है, सबसे पहली चीज तो उन्हीं के लिए बुरा है जो बर्न कर रहे हैं, तो उनकी सेहत बचाने के लिए भी ये जरूरी है करना, ठीक है, इसलिए ये चीजें की जा रही। दूसरा एमप्लाड, ये क्या है? लास्ट ईयर भी यूपीएससी का क्वेश्चन था, क्यों था मैं उसका भी रीजन देता हूं। लास्ट ईयर ही यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन बना हुआ था। अब लास्ट ईयर क्या करंट अफेयर था कि क्वेश्चन बना? देखो ये लास्ट ईयर के एग्जैक्टली अगर बताऊं तो ये लास्ट ईयर के अप्रैल का भी करंट अफेयर है, अप्रैल 2020 में ये करंट अफेयर था। लास्ट ईयर जून में पेपर होना था, ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स कैसे आपके क्वेश्चन में बनते हैं, मतलब स्कीम पेपर में फीचर हुई थी, मतलब स्कीम के पॉइंट्स पूछे गए थे पेपर में, पर न्यूज़पेपर में बस स्कीम कवर हुई थी, ठीक है, कि स्कीम के बारे। अब लास्ट ईयर करंट अफेयर क्या था कि एमपी लैड फंड्स को ना 2 साल के लिए, लास्ट ईयर 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है कि इसके लिए कोई पैसे नहीं दिए जाएंगे, और ठीक है, सरकार ने इसके सारे पैसे डाइवर्ट कर दिए कोविड-19 की रिस्पॉन्स पे। तो लास्ट ईयर 2020 में ये करंट अफेयर बना हुआ था कि इसके लिए फंड्स रोके जा रहे हैं सरकार की तरफ से। अब ये स्कीम है क्या? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, शॉर्ट में एमपी लैड, ठीक है। तो ये जो आपके मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट होते हैं, जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, उन्हें हर साल 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कोई ना कोई डेवलपमेंट करवाने के लिए, ठीक है, मतलब वो कोई भी ऐसी चीज अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बना सकते हैं जो पब्लिक वेलफेयर के काम आ सके, ठीक है। तो आपकी कोई भी स्कीम, तो लेट्स सपोज कोई जैसे खेल का मैदान बना दिया, पब्लिक यूज का है, कोई पार्किंग लॉट्स बना दिए, जैसे कि ये 27, मैं चंडीगढ़ का एग्जांपल देता हूं तुम्हें एक, वैसे कभी देखना हो तो तुम्हें वहां पे बोर्ड, मुझे एक ही जगह बोर्ड दिखा है वैसे, ठीक है, पर मैं तुम्हें दिखा दूंगा कहाँ बोर्ड रखा है। 27 के साथ में जो मार्केट के साथ एक और पार्किंग लॉट बनाया गया, उसके साइड पे वहां पे एक बोर्ड लगा हुआ है, कंस्ट्रक्टेड अंडर द एमपी लैड फंड्स, ठीक है, मतलब चीजें आसपास एग्जिस्ट करती हैं हमारे, हम आम दिनों में तो इग्नोर कर देते हैं, यूपीएससी में यही है कि फिर ये चीजें दिखने लग जाती हैं, अच्छा ये स्कीम ये रही, ठीक है, पर मुझे एक ही बोर्ड दिखा है, तुम्हें कहीं और दिखे तो बता देना, ठीक है। तो ये जो आपकी स्कीम है, इसके अंदर 5 करोड़ रुपए किसी भी पब्लिक प्रोजेक्ट के ऊपर खर्चा जा सकता है। अब इस चीज में है क्या कि जो आपके एमपी है उसे पैसा लॉट है, पर पैसे लॉट का मतलब है कि आपका एमपी सजेस्ट कर सकता है कि ये 5 करोड़ यहां लगाओ, इस स्कीम के ऊपर इन्वेस्ट करो, ठीक है, या इस प्रोजेक्ट के ऊपर लगाओ, उसे उस प्रोजेक्ट को करने की जिम्मेदारी आपकी जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी होती है, यानी कि जो डीसी हुआ उसके ऊपर आती है, ठीक है, मतलब फाइनल जो इंप्लीमेंट करवाता है इस फंड को वो डीसी है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी करवाती है। एमपी सिर्फ फंड्स लेता है और ये बताता है कहां लगाना है। अब इस स्कीम में आगे लिमिटेशन, जैसे इसमें लीकेजेस कहां हो सकती हैं कि मैं किसी कॉन्ट्रैक्टर को कहूं कि इस काम को पूरा कर दो, मैं एमपी हूं, मैं किसी कॉन्ट्रैक्टर को कहूं कि इस काम को पूरा कर दो, और पेपर वर्क ऐसा दिखाओ कि ये काम 1 करोड़ में हुआ है, पर 20 को लाख में कर देना, 80 लाख खा जाएंगे, तो ऐसा तो करप्शन है।
इस कारण इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स को इन्वॉल्व करना मना। तुम्हें जो सरकारी ऑफिसेज हैं जैसे पीडब्ल्यूडी या ये, इनसे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करवाने होते हैं, ठीक है, ताकि सरकार का पैसा सरकार में ही रिसाइकल होता है। तुम कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं कर सकते इसके अंदर। हाँ, तो तुमने तो पीडब्ल्यूडी को दिया ना, तो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर नहीं हायर करने दे रहे। मतलब करप्शन अभी भी है स्कीम में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बथेरी रिपोर्ट्स आई हैं, क्योंकि पीडब्ल्यूडी भी आगे जाके कॉन्ट्रैक्टर ही हायर करती है, ठीक है, पर डायरेक्टली एमपी खुद नहीं कॉन्ट्रैक्टर कर सकता, तो यानी कि ज्यादा लोगों में पैसा बांटना पड़ेगा, तो ठीक है, वो 80 लाख बढ़ता जाएगा। ये जो स्कीम है ओरिजिनली ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर थी जब ये 1993 में शुरू की थी, पर अब ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर है। आपको हमेशा मिनिस्ट्री पूछी जा सकती है, ये मिनिस्ट्री बहुत ही कम करंट अफेयर्स में फीचर होती है, ठीक है, ये स्कीम्स तो बहुत ही कम चलाती है। ये ज्यादातर जितने भी इंडिया में जो डेटा या सर्वे करने होते हैं ना, मतलब कोई भी पॉपुलेशन के रिगार्डिंग जो सर्वेस कैरी आउट करने होते हैं, जैसे सेंसस ही हो गया, इन सबके जो डेटास हैं उसका काम है इस मिनिस्ट्री का। बस दो या तीन स्कीमें ही ये चलाती है मिनिस्ट्री, बाकी सारा कुछ ये सिर्फ डेटा कलेक्शन में है और कुछ नहीं करती। नाम में ही है इसके मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कि हर स्कीम कैसे चल रही है, क्या फिगर्स आ रही है उसकी, वो सब कुछ इसके अंदर किया जाता है। क्लियर है? नहीं 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 नहीं, ये फुल फॉर्म नहीं आएंगे, ये तो वैसे ही उसे शॉर्ट में क्या कहते हैं वो लिखा हुआ है, वैसे हमेशा तुम्हें ये फुली उसी तरीके से आएगा, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि एमपी लैड, ये जो फंड्स हैं एमपी लैड किस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, वो ये आ जाएगा। बाकी जो चीज मैंने बताई कि इसकी इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी कौन होती है, ठीक है, हर साल इसमें 5 करोड़ का जो बजट है वो भी यहीं लिखा होगा, ठीक है, ये सब कुछ आपके, और इस पैसे को यूज कैसे करना है, जैसे कि इसमें से एक ऑप्शन होता है आपके एमपीज के पास कि लेट्स सपोज इंडिया में कहीं पे भी कोई किसी और अपनी, देखो इंडिया में होता क्या है, हर एमपी के अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी ना, कि ये इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसके साथ किसी और की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तुम अगर इंडिया में कहीं और पैसा लगाना चाहते हो, या इंडिया में लेट्स सपोज डिजास्टर आ जाए, जैसे 2013 में जैसे उत्तराखंड में बहुत बड़ा केदारनाथ और ये सारे एरिया में फ्लड्स आए थे ना, अब सारे इंडिया के अगर एमपीज चाहें वो अपने एम्प्लॉयड फंड का कुछ हिस्सा नेचुरल डिजास्टर्स में किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी या किसी और स्टेट को भी डोनेट कर सकते हैं। उसके ऊपर लिमिट्स हैं कि तुम कितना पैसा डोनेट कर सकते हो, ठीक है। अगर डिजास्टर छोटे लेवल का है तो 25 लाख तक डोनेट कर सकते हो, पर अगर बहुत ही सिवियर डिजास्टर है, कोई सुनामी, साइक्लोन, अर्थक्वेक ऐसा कुछ आया हुआ है, तो 1 करोड़ तक इसका डोनेट कर सकते हो। ये जो फंड्स होते हैं ना, इन फंड्स के लिए एक चीज याद रखना, नॉन लैप्सेबल फंड है। अब ये क्या चीज है, एक अलग ही चीज बोल दी, अब ये क्या है इसे मैं समझाऊं। देखो आपके जो ये फंड्स है, इसके अंदर क्या होता है, ये आपका सारा पैसा एक तरह से बजट में डिक्लेयर किया जाता है कि बजट में कितना पैसा दिया जा रहा है। तो आपके हर साल अराउंड 3000 करोड़ के करीब बनता है सारे एमपीस का मिला के, जो इस फंड में रिलीज किया जाता है। अब होता क्या है, हर मिनिस्ट्री को बजट दिया जा रहा है, हर स्कीम को बजट दिया जाता है। जैसे आप जब बजट आता है तब लिखा होता है ना, इस स्कीम को इस साल इतने पैसे दिए जा रहे हैं, स्कीम को इतने पैसे दिए जा रहे हैं, ऐसे पूरा एक डिटेल्ड ब्रेकडाउन होता है हर स्कीम को कितने पैसे मिल रहे हैं। जैसे डिक्लेयर किया जाएगा कि इस साल, मतलब आपका मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हर साल स्पीच देते हुए बोलता भी है कि 1000 करोड़ लेट्स सपोज जैसे हम मनरेगा पे लगाएंगे, ठीक है, हम 500 करोड़ के नए स्कूल्स खुलवाएंगे इस साल। अब स्कूल खुलवाना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम नहीं है, ये 500 करोड़ का मतलब है कि ये 500 करोड़ जाएंगे आपके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पास,
वो पर ये 500 करोड़ सिर्फ स्कूल खुलवाने पे खर्चेगी। जिसकी जिसकी स्कीम है, पैसा सारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पेपर वर्क वो करते हैं, ठीक है, कि कितना पैसा किस मिनिस्ट्री के पास जाना है और वो किस स्कीम पे खर्चेंगे। उसके बाद वो मिनिस्ट्री कैसे आगे खर्चती है वो मिनिस्ट्री के ऊपर रह जाता है। मतलब लेट्स सपोज शायद ये हो सकता है इन्हें 500 करोड़ दे दिया, पर साल में सिर्फ 200 करोड़ ही लगा पाए, 300 करोड़ अभी बचा हुआ है और अगले बजट का टाइम आ गया। पिछले बजट से दिया था ना, यानी कि पिछले 31 मार्च के बाद, यानी कि 1 अप्रैल को फंड आए, अगली 31 मार्च आ गई है, पर तुमने अभी तक तुमसे पिछले पैसे ही नहीं खर्च हुए। तो ये बाकी 300 करोड़ का क्या होगा? इन्हें कहते हैं कि ये फंड आपके लैप्स हो जाएंगे, यानी कि ये फंड खत्म हो जाएगा। अगले बजट में आपको नया फंड इश्यू हो जाएगा कि 500 करोड़ इस साल भी हम खर्चेंगे, यानी कि पिछले साल ये जो 300 अभी बचा हुआ था वो खत्म है, अब उसे नहीं यूज कर सकते, वो लैप्स हो गया। यानी कि तुम्हें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ऑप्शन दिया था कि तुम 500 करोड़ खर्च कर सकते हो, तुमसे खर्च नहीं हुआ, टाइम खत्म हो गया, बचा हुआ पैसा वापस, ये लो दोबारा से एक पूरा बजट लो, इस साल खर्च लेना इसे, पर पिछला पैसा नहीं मिलेगा, सिर्फ जो अब पैसा है यही तुम्हारे पास रहेगा। इसे कहते हैं लैप्सेबल फंड, जो हर साल नए बजट के साथ जितना पीछे बचा हुआ पैसा होता है ये सारा खत्म हो जाता है। हाँ जी, ये किसी चीज में काउंट नहीं हुआ, ये खर्च ही नहीं हुआ ना ये फायदा है ना ये नुकसान है। हाँ, ये गिनना ही नहीं है, लैप्स ही कर गया, ये पैसा यूज ही नहीं हुआ। ये आपकी बथेरी स्कीम्स, बथेरी मिनिस्ट्रीज के साथ होता है। और कई बार सरकार की इसी चीज के ऊपर क्रिटिसिज्म होती है कि जैसे मनरेगा जो स्कीम है, ये साल में किसी भी एडल्ट को, एक फैमिली में से एक एडल्ट को 100 दिन काम देने की गारंटी देती है, यानी कि पूरे साल में तुम्हें 100 दिन काम मिलेगा ही मिलेगा, चाहे तुम्हें कोई स्किल आती है चाहे नहीं आती, अनस्किल्ड वर्क है, ठीक है। लिटरली जब मनरेगा शुरू हुई थी ना, तब ये क्या होता था, एक तरह से गरीबों को पैसे देने की वो बात थी। तो फ्री में क्यों नहीं दे रहे थे पैसे? ताकि पैसे की कदर डले। अगर सारा दिन काम करवाया है और उसके बाद 500 रुपए दिए हैं तो कदर होगी ना कि मेहनत लगी है। अगर वैसे ही दे दिया तो होता क्या, टेंडेंसी क्या होती है कि शराब या ऐसी चीजों के ऊपर पैसा उड़ जाएगा। तो मेहनत डलवानी जरूरी है। तो जब मनरेगा शुरू की थी ना स्कीम, तब लिटरली क्या होता था, एक दिन खड्डे खोदो, अगले दिन खड्डे भर दो, फिर अगले दिन खड्डे खोदो, फिर अगले दिन खड्डे भर दो, पर काम करवाना है। बन कुछ नहीं रहा था, खड्डे खोद रहे थे, भरी जा रहे थे, खोद रहे थे, भर रहे थे। बाद में यही क्रिटिसिज्म जागा कि जब काम करवा ही रहे हो कुछ तो बनवा लो, ठीक है। कैनाल्स के अंदर वीड्स लगी पड़ी है वो साफ करवा लो, नई और कहीं पे पाइपलाइंस बिछानी है उनके लिए खड्डे खुदवा लो, कुछ तो करवाओ, ठीक है। ये क्या तरीका हुआ कि बस काम देने के मामले में कुछ भी करवाओगे? तो इस कारण धीरे धीरे मनरेगा इवॉल्व हुई है और इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्कीम है, दुनिया की सबसे बड़ी वेलफेयर स्कीम है, ठीक है। बहुत लोगों तक रोजगार ये पहुंचाती है। तो पर ये क्या है कि मनरेगा में पैसा नहीं खर्च किया सरकार ने सारे साल में, वो लैप्स कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। एमपी लैड को एक नॉन लैप्सेबल फंड बनाया है। अब नॉन लैप्सेबल में क्या होता है कि लेट्स सपोज पहले साल 5 करोड़ दिया था, एमपी ने, ये जो भी आपका एमपी था उससे पैसे नहीं खर्चे, अगला बजट आ गया, अगले साल के बजट के साथ 5 करोड़ ऐड हो जाएगा, पर पिछला भी बचा हुआ है। तो इसे कहते हैं नॉन लैप्सेबल, यानी कि जो अगला बजट आने के साथ पिछला पैसा खत्म नहीं हो रहा, ठीक है। नॉन लैप्सेबल ये यानी कि बजट आने के, यानी कि 31 मार्च जब आएगी बाकी सबका बजट लैप्स कर जाएगा, ये पैसा तब भी बना रहेगा। यानी कि एक एग्जांपल देता हूं कि लेट्स सपोज 31 मार्च को आपकी किसी भी एक स्कीम लगाते हैं मनरेगा, इस दिन अभी मनरेगा के अकाउंट में 200 करोड़ पड़े हुए हैं, ठीक है, कि उन्होंने 200 करोड़ लेट्स सपोज नहीं खर्च कर पाए,
ठीक है, वहीं पे 31 मार्च के दिन ही जो आपका एमपी लैड है, इसके अकाउंट में इकट्ठे होते गए हैं तो 15 करोड़ के करीब इकट्ठे हो गए। ठीक है, हर एमपी का अलग अलग अकाउंट है, एक के 3 बार इकट्ठे हो गए। अब मैं समझाता हूँ ये इकट्ठे कैसे होते हैं। जैसे ही 1 अप्रैल होगी, ये जो 200 करोड़ है ना, ये खत्म हो जाएगा और एक नया फंड, यानी कि लेट्स सपोज एक तरह से ये लगा लो कि तुम घर से 1000 रुपये लेके चले। ठीक है, घर वाले ने कहा हमेशा अपने पास 1000 रुपये रखना, ये लो। ठीक है, घूम फिर के आए हो, खर्चा खर्चा कर लिया तुम्हारे पास, तुमने एक खर्च दिए और 200 रुपये लेके वापस आ गए। तुमने कहा कि 1000 रुपये आपने दिए थे और कहा था हमेशा अपने पास रखो, मेरे पास 200 ही रह गए। घर वालों ने 200 ले लिया और फिर से 1000 रुपये जारी कर दिया। तो 200 अब तुम्हें नहीं मिले ना, घर वालों ने ले लिए ना वापस, पर वही घर वाले कहें कोई बात नहीं 200 रख लो, ये 1000 और रख लो। ये हुआ नॉन लैप्सेबल, कि तुम्हारे पास पुराना भी जुड़ा हुआ है, अगला भी आ गया। ये है लैप्सेबल, जब तुमसे पुराना ले लिया जाए और फिर नया दे दिया। घर के एग्जाम्पल से समझ आया कि कैसे काम करता है। वही आपकी बजट के साथ, सारी मिनिस्ट्रीज के साथ होता है। ठीक है, तो आपके इंडिया में कुछ फील्ड्स हैं बहुत ही लिमिटेड जो नॉन लैप्सेबल है, और कुछ डिमांड कर रहे हैं कि हमें नॉन लैप्सेबल बना दो। जैसे कि एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री की डिमांड है कि नॉन लैप्सेबल, जो आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री है ना, उसका हर साल बजट वेस्ट जाता है। डिफेंस मिनिस्ट्री को जितना बजट मिलता है, अब साल में तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट ही मुश्किल से फाइनलाइज हो पाता है। जब तक कॉन्ट्रैक्ट फाइनल होता है बजट खत्म हो जाता है। तो मिनिस्ट्री यही कहती है कि हमारा जो पैसा बच रहा है हमें हर साल इकट्ठा करने दो, क्योंकि डिफेंस के लिए पैसा ज्यादा चाहिए होता है। तो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट अगर देना है तो उसके लिए पैसा हमें नॉन लैप्सेबल करो। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये कहना है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नॉन लैप्सेबल बनानी चाहिए, कि हमारा पैसा हर साल जुड़ता रहे, खत्म ना हो। अरे अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट कैरी आउट करना है, लेट्स सपोज अगर 5 करोड़ में अगर तुम एक छोटा सा मैदान, फील्ड तैयार करवा रहे हो खेलने का, अगर 20-25 करोड़ इकट्ठे कर दोगे और उसके बाद एक साथ ही वहां पे स्टेडियम बनवाने लगा दोगे, स्टेडियम ही तो अल्टीमेटली पब्लिक के यूज का ही है, एथलीट से निकलेंगे आगे, ओलंपिक में मेडल भी आएंगे। ठीक है, कोई नजमा को भी ना ढूंढता फिरेगा। ठीक है तो इस तरीके से आपके इन्हें इकट्ठे करने के लिए इसलिए अलाउड। पर वही बात है, कई बार इतना कई जगहों पे आपके एमपी पैसा खर्चते ही नहीं है, उन्हें पता भी नहीं है, वो पड़ा ही हुआ है। ठीक है, कुछ स्टेट्स इंडिया की है जो बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर रही हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इनका 111% भी रिटर्न है पिछले साल का। 100 से ज्यादा परसेंट रिटर्न कैसे हो सकता है? पिछला फंड भी तो यूज किया होगा। ये रिटर्न का मतलब है साल में कितना पैसा खर्चा है। तो 5 करोड़ खर्च करने थे ना, अगर सबने 5-5 खर्चे हैं, कईयों ने 5 से ज्यादा खर्चे हैं, तो 100 से ऊपर टाप जाएगा ना, 100 से ऊपर फंडिंग आ जाएगी। ठीक है, जैसे अगर आप प्राइमरी स्कूल, जो हमारी प्राइमरी स्कूल एजुकेशन रेट है ना, उसमें एनरोलमेंट रेट देखोगे ना, उसमें एनरोलमेंट रेट कई बार 110%, 120% भी होता है। तो एनरोलमेंट तो 100% सीटें हैं, तो 100 ही बच्चा हो सकता है। तो ये कैसे हो सकता है कि 120? कुछ बच्चे फेल भी तो हो रहे हैं, उन्हें प्रमोट भी तो किया जा रहा है। तो ये वो 20% एक्स्ट्रा बर्डन है। जो एनरोल नहीं हुए, जो पिछली क्लास में फेल होके उसी में रह गए। ठीक है, नंबर कैसे गड़बड़ा जाते हैं, समझ आया कैसे हो रहा है ये? समझ आया कि जो 100 बच्चे तो लेट्स सपोज नए एडमिशन ले रहे थे, पर 20 कोई पुराने फेल भी हो रहे थे, तो 120 होगी वो फिगर। ठीक है, फेलियर को भी तो गिनना पड़ेगा। तो ये नहीं नहीं नहीं, वो अलग आ जाता है, क्योंकि सरकार की एक पॉलिसी है ना कि किसी को निकाल नहीं सकते। ठीक है, 5th तक तो चलो फेल भी करना बंद कर दिया है,
8th तक तुम किसी को एजुकेशन से इसलिए नहीं निकाल सकते कि वो फेल हो रहे। क्या 8th तक कर दिया? चलो धीरे धीरे सारी स्कूल एजुकेशन ही ऐसी हो जाएगी। ठीक है, पास हो या फेल हो एक ही बात है। तो ये इसके सारे के सारे चीजें यहीं पे लिखी हुई हैं। तो कैसे काम नहीं हो सकते, जैसे कोई ऑफिस या रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, चाहे वो पब्लिक की हो चाहे वो प्राइवेट की हो। ऐसा नहीं कि एमपी के मेरे लिए एक नया ऑफिस बना दो, ऐसी चीजें नहीं कर सकते। है तो पब्लिक ऑफिस ही, नहीं कर सकते। ठीक है, वो ऐसे एरियाज होने चाहिए जो सबके काम आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जो एमपीज होते हैं, नहीं नहीं एमपीज आपके लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव का काम थोड़ी कर रहे हैं, वो सजेस्ट कर सकते हैं। इम्प्लीमेंट तो फिर से डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी करके दे रही है, ये तो सजेस्ट कर रहे हैं। लेजिस्लेचर सजेस्ट तो कर सकते हैं ना कि ये काम करवा दो। एग्जीक्यूटिव सिर्फ मिनिस्टर होते हैं, एमपीज नहीं होते। अरे वो उसमें है ना, जब मिनिस्टर बन जाते हैं एमपीज, जो मिनिस्टर बनते हैं वो है सेपरेशन की वायलेशन। ये क्या है? ये डेमोक्रेसी में पॉलिटी में आएगा, सेपरेशन ऑफ पावर। 3 आपकी गवर्नमेंट की ब्रांचेस होती हैं, लेजिस्लेचर जो कानून बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो इम्प्लीमेंट करते हैं। जिस एग्जाम की तुम तैयारी कर रहे हो तुमने एग्जीक्यूटिव बनना है। और तीसरे होते हैं जुडिशरी, जो उन्हीं लॉज और उन्हीं एक्शंस को जज करते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस होती है। तो आज के करंट अफेयर में कोई भी डाउट? ये थे आपके आज के करंट अफेयर।